नमस्कार। आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, ये लॉन्ग आंसर मैं अपलोड कर चुकी हूँ पहले, और आर्म्स एंड द मैन पूरा अपलोड कर चुकी हूँ। और आज के इस वीडियो में हम कुछ देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लगभग ऐसे ही होंगे, है ना। लैंग्वेज क्वेश्चन की अलग हो सकती है, ये एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन मिलते जुलते ही होंगे क्वेश्चंस। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, नरेट द सीन ऑफ कैप्टन ब्लनशलीज अपीयरेंस इन रैनाज रूम। तो आपको नरेट करना है, यानी वर्णन करना है उस दृश्य का जब कैप्टन ब्लनशली रैना के कमरे में आता है। तो ये शुरुआती दृश्य है, यानी फर्स्ट एक्ट के फर्स्ट सीन में ही ये बात होती है कि कैप्टन ब्लनशली रैना के कमरे में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट सीन, या व्हाट आर द इंसिडेंट्स ऑफ द फर्स्ट सीन, या एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द इंटरव्यू ऑफ रैना एंड कैप्टन ब्लनशली। तो मतलब घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ लिया जाए, लेकिन जहाँ बात होगी कैप्टन ब्लनशली और रैना की पहली मुलाकात की, तो लैंग्वेज भले ही अलग हो जाए, आपको लिखना इसी तरीके से है। मदर कैथरीन डायरेक्ट्स लूका टू शट अप विंडोज विद शटर्स हरसेल्फ लेस्ट रैना में फॉल एस्लीप। तो पहले दृश्य में जो माँ है रैना की, कैथरीन, वो लूका को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि भाई ये वो खिड़कियाँ और शटर तुम खुद बंद कर दो, कहीं रैना सो ना जाए और वो खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करना भूल जाए। बिडिंग गुड नाइट, कैथरीन गोज आउट ऑफ द रूम। और ये कहते हुए कैथरीन कमरे से बाहर चली जाती हैं। लूका हिंट्स रैना दैट शी कैन ईजिली ओपन द शटर्स विद अ स्लाइट पुश व्हेन शी सो लाइक्स। तो लूका रैना को कहती है कि तुम जब चाहो ये शटर्स खोल सकती हो, हल्का सा धक्का दोगी, जब तुम्हारा मन करे खोल लेना। शी डेमोन्स्ट्रेट्स द डिवाइस एंड लीव्स द रूम आफ्टर बिडिंग गुड नाइट। वो डिवाइस को बताती है कि इस तरीके से खोल लेना, और गुड नाइट कहती हुई रैना से निकल जाती है कमरे से। रैना इज़ लॉस्ट इन ड्रीम्स ऑफ सर्जियस। रैना तो सर्जियस के सपनों में खोई है। सून शी हियर्स अ डिस्टेंट शॉट। जल्दी ही वो एक दूर से गोली की आवाज़ सुनती है। ट्रैंक्विलिटी ऑफ नाइट इज सडनली डिस्टर्ब्ड। रात की जो खामोशी है, ट्रैंक्विलिटी माने शांति, पीस, काम, तो अचानक से वो डिस्टर्ब हो जाती है। साउंड ऑफ टू शॉट्स इज हर्ड अगेन। दो गोलियों की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। शी पुट्स आउट कैंडल्स इमीडिएटली। वो तुरंत ही मोमबत्तियाँ बुझा देती है। एंड गोज बैक टू हर बेड। और अपने बिस्तर पर वापस चली जाती है। अटर डार्कनेस रिजल्ट्स। ये अटर की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, UTTER होगा, AR नहीं होता। ये तो उत्तर प्रदेश हो गया हमारा। तो अटर डार्कनेस रिजल्ट्स यानी एकदम से अंधेरा छा जाता है। फायरिंग इज हर्ड अगेन। फिर से गोली की आवाज़ सुनाई देती है। शी हियर्स ओपनिंग द शटर्स अ वाइल एंड विजुअलाइजेस अ मैन फिगर एंटरिंग। तो उसको शटर के खुलने की आवाज़ सुनाई देती है और एक आदमी अंदर आता हुआ दिखाई देता है। शटर इज सून शट अप एंड द डार्क ग्लूम डीपन्स। तो शटर जो है वो वापस बंद हो जाते हैं और अंधेरा फिर से गहरा हो जाता है। शी नाउ हियर्स द साउंड ऑफ डीप ब्रेथिंग। अब वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनती है, हाँफने की किसी की आवाज़ आती है। सुन स्ट्राइकिंग ऑफ अ मैच इज़ हर्ड। जल्दी ही एक माचिस जलने की आवाज़ आती है, फॉलोड बाय अ लिटिल फ्लेम। उस जिसके बाद छोटी सी फ्लेम दिखाई देती है, यानी कि जो रैना है वो मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस जलाती है। ये आपने डायरेक्शंस में पढ़ा था, यानी पहला सीन का अगर आपने वीडियो देखा हो तो वहाँ ये पूरा शो किया गया है, किस तरीके से एक आदमी की फिगर दिखाई देती है, किस तरीके से वो माचिस जलाती है। तो ये पूरा पहले दृश्य का शॉर्ट में, ब्रीफ में वर्णन है। इस तरीके से वो कूद कर आता है रैना के कमरे में। तो ये पहले दृश्य में से ही ये आंसर बनेगा। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही वर्ड्स आप फॉलो करें। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी उसी दृश्य से रिलेटेड है। नरेट द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन रैना एंड कैप्टन ब्लनशली। तो पहले मुलाकात का वर्णन कीजिए रैना और कैप्टन ब्लनशली का। अब जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ इतना दिखाया गया कि कैसे वो घुसा, है ना, उसकी एंट्री कैसे हुई। तो आपको पता ही है कि खिड़की से एंट्री हुई रैना के बेडरूम में। और अब आपको उनकी पहली मुलाकात के बारे में बताना है। तो कैप्टन ब्लनशली एंटर्स रैनाज रूम। कैप्टन ब्लनशली रैना के कमरे में घुसता है एज अ थीफ, एक चोर की तरह, इन अटर डार्कनेस। यहाँ अटर की स्पेलिंग देखिए सही है।
एकदम घने अंधेरे में। रैना फील्स फ्राइटेंड, रैना डर जाती है। एंड क्राइज आउट आस्किंग हु इज़ देयर, और एकदम चिल्लाती है कि वहाँ कौन है। अ मेल वॉइस वॉन्स हर टू कीप क्वाइट एल्स शी बी शॉट डाउन, तो एक आदमी की आवाज़ उसको चेतावनी देती है कि शांत रहो नहीं तो गोली मार दी जाएगी। एज्ड अबाउट 35 ही इज़ ब्लीडिंग ऑल कवर्ड विद मड एंड स्नो, यानी उसकी आदमी की उम्र लगभग 35 साल है और उसके खून निकल रहा है और एकदम कीचड़ से और बर्फ से सना हुआ है। इन टॉर्न ड्रेस ऑफ अ सर्बियन आर्टिलरी ऑफिसर ही टेल्स हर दैट ही शैल बी स्लेन इफ कॉट बाय द बुल्गेरियंस, तो वो सर्बियन आर्टिलरी ऑफिसर की ड्रेस में है और वो रैना को बताता है कि अगर बुल्गेरियंस ने उसे पकड़ लिया तो उसे मार डालेंगे। ऑफ कोर्स ही वांट्स टू एस्केप डेथ, वास्तव में वो मौत से बचना चाहता है। रैना हेट्स एट द ऑफिसर्स शोइंग फियर ऑफ डेथ, रैना नफरत करती है और नफरत दिखाती है कि एक ऑफिसर जो कि आर्मी ऑफिसर है वो मौत से डर रहा है। ही ट्राइज टू मेक हर बिलीव दैट ऑल ऑन अर्थ फियर डेथ, वो उसको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि धरती का हर बंदा मौत से डरता है। ही वॉन्ट्स हर टू शूट टू डेथ इफ़ शी रेजेस अलार्म, और वो फिर से उसे चेतावनी देता है कि वो गोली मार देगा अगर उसने अलार्म बजाया तो। द मैन प्लीड्स दैट ऑन रेजिंग अलार्म बुल्गारियंस विल कम टू बूचर हिम एज अ पिग, और वो उससे दरख्वास्त करता है कि अगर उसने अलार्म बजाया तो बुल्गेरियंस आ जाएंगे और एक सूअर की तरह उसको काट डालेंगे। एंड दिस घासली किलिंग बी डन इन हर प्रेजेंस हु इज़ क्वाइट हाफ ड्रेस्ड, और ये जो खतरनाक हत्या होगी वो उसकी उपस्थिति में होगी जो कि खुद आधी ड्रेस पहने हुए है, यानी जब सोने जा रही है तो उसने फॉर्मल कपड़े नहीं पहन रखे, इनफॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं। तो ऐसी हालत में उसके सामने ही ये मर्डर होगा अगर उसने अलार्म बजाया तो। एट दिस रैना पुल्स हर क्लोक बट द मैन एट पिस्टल पॉइंट आस्क हर टू स्टॉप, इस बात पर रैना अपना जो लवादा ऊपर से पहनने का अपनी शॉल उसको खींचती है, लेकिन गन पॉइंट पर क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल है तो बुलंदशली कहता है कि रुक जाओ। ही स्नैचेस हर cloak and tells her that in her present half dressed state she must not allow anybody to come and see her, वो उसे शॉल छीन लेता है क्योंकि अगर वो शॉल ओढ़ लेगी, अपना क्लोक जो ऊपर का लवादा है वो पहन लेगी तो वो ऑफिसर्स को बुला सकते हैं बुल्गेरियंस को। लेकिन अब जब खुद उसने ढंग के कपड़े नहीं पहन रखे होंगे, पूरे कपड़े नहीं पहन रखे होंगे, तो वो किसी को नहीं बुलाएगी अंदर। ही थ्रोज अवे हिज रिवॉल्वर, वो उसकी रिवॉल्वर अपनी रिवॉल्वर फेंक देता है, राइटली थिंकिंग दैट द हाफ ड्रेस्ड स्टेट ऑफ द यंग लेडी इज़ अ बेटर वेपन, कि ये सोचते हुए कि जब एक महिला ने कम कपड़े पहन रखे हैं तो वो ज़्यादा बड़ा हथियार है, यानी बंदूक से इतना नहीं डरेगी कोई लड़की जितना कि वो दूसरों के सामने कम कपड़ों में आने से डरती है। रैना इज सरप्राइज एट द सेल्फिशनेस एंड कवर्डिस ऑफ अ सर्बियन ऑफिसर, रैना बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि एक सर्बियन ऑफिसर इतना सेल्फिश यानी मतलबी हो सकता है, इतना कवर्डिस यानी कि कायरता से भरा हुआ हो सकता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ निकोलाज एडवाइस टू लूका, यानी निकोला जो लूका को सलाह देता है वो उसको संक्षेप में बताइए। निकोला एंड लूका आर एम्प्लॉयड इन पेटकॉफ फैमिली, निकोला और लूका दोनों ही पेटकॉफ फैमिली में काम करते हैं। निकोला डज नॉट लाइक लूकाज बिहेवियर विद रैना देयर मास्टर्स डॉटर, तो लूका को मतलब निकोला को लूका का बिहेवियर पसंद नहीं है जो वो रैना के साथ करती है जो कि उनके मालिक की बेटी है। लूका डज नॉट रेस्पेक्ट हर, लूका अपनी मालकिन की इज्जत नहीं करती है। निकोला आस्क लूका टू मेंड हर बिहेवियर, निकोला लूका से कहता है कि भाई अपना व्यवहार सुधारो, स्पेशली शी शुड शो बेटर रेस्पेक्ट टू द हाउस मिस्ट्रेस, ख़ास तौर पर उसे ज़्यादा इज्जत दिखानी चाहिए घर की मालकिन के प्रति। फेलिंग विच शी माइट बी डिसमिस्ड, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसको डिसमिस किया जा सकता है, काम से निकाला जा सकता है। शी हाउएवर इज़ एडमेंट इन डिसोबेइंग द मिस्ट्रेस, लेकिन वो ज़िद्दी है और अपनी मालकिन की आज्ञा का उल्लंघन करती है, हुक्म की नाफरमानी करती है। निकोला वॉन्ट्स हर दैट ही विल नॉट मैरी हर इफ़ शी इज़ फाउंड पिकिंग क्वेरल्स विद द फैमिली, निकोला उसको ये धमकी भी देता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा अगर वो इस घर से झगड़े मोड़ लेगी तो। निकोला टेल्स हर दैट ही प्लान्स टू रन अ शॉप असिस्टेड बाय द गुडविल ऑफ दिस फैमिली, निकोला उसको ये भी बताता है कि उसकी योजना है कि वो एक दुकान चलाएगा इस परिवार की शुभेच्छा से, यानी इस परिवार की मदद से।
लूका बैंक्स अपॉन सम सीक्रेट ऑफ द फैमिली इन हर पोजेशन। अब लूका क्या है, वो अपने आप को बैंक्स अपॉन मतलब उसको गर्व है या वो अपना इसमें फ़ायदा देखती है कि इस घर के कुछ रहस्य उसको मालूम है, सीक्रेट्स उसको मालूम है। Nicola tries to make her mind ways, saying that he also possesses some such secrets, but he has been quite faithful to the family for the last 10 years. निकोला उसको लूका को कहता है कि भाई अपना व्यवहार सुधार लो, क्योंकि कुछ रहस्य कुछ राज इस परिवार के मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं इस परिवार के प्रति 10 साल से वफादार हूँ, यानी उनका कोई भी राज मैंने कहीं भी लीक नहीं किया है, किसी को बताया नहीं है। अपॉन दिस लूका रिमार्क्स, इस बात पर लूका ये टिप्पणी करती है दैट ही हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इन हिज सर्विस, कि वो इतना सफल रहा है अपनी सेवा में, एज ही हैपन्स टू पजेस द सोल ऑफ अ सर्वेंट, क्योंकि उसके अंदर एक नौकर की ही आत्मा है। लूका कहती है कि वो नौकर का ही काम कर रहा है और नौकर की ही आत्मा है उसके अंदर, लेकिन लूका का ये मानना है कि वो भले ही काम यहाँ नौकरानी का कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो नौकर की नहीं है, यानी वो ऊपर उठना चाहती है। जो निकोला है वो नौकर की पोस्ट से ऊपर नहीं उठना चाहता, क्योंकि उसकी आत्मा भी सर्वेंट की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मेजर पेटकॉफ सेंस ऑफ प्राइड। मेजर पेटकॉफ के अंदर जो गर्व की भावना है उस पर एक टिप्पणी कीजिए। अच्छा, गर्व की भावना इन सभी के अंदर है, मेजर पेटकॉफ के अंदर भी है, कैथरीन के अंदर भी है ना। ये सभी क्योंकि एक एफ्लुएंट फैमिली को बिलोंग करते हैं, प्रॉस्परस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो इनके अंदर एक गर्व की भावना है, इनको घमंड है अपने दौलत पर, दौलतमंद है और दौलत पर घमंड भी है। तो ज़रा इस पर ब्रीफ नोट लिखना है। तो ये सिर्फ मेजर पेटकॉफ ही नहीं, कैथरीन के रेफरेंस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इन सभी को घमंड है। मेजर पेटकॉफ इज़ अ मैन ऑफ वेन प्राइड। मेजर पेटकॉफ एक फालतू का घमंड से भरे हुए आदमी हैं। ही सफ़र्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। उनके अंदर एक उच्चता की भावना है। फॉर ही हैज़ गॉट द रैंक दैट ही नेदर डिजर्व नॉर होप्ड, क्योंकि उनको आर्मी में एक ऐसी रैंक मिली हुई है जिसके ना वो काबिल थे और ना ही उनको उम्मीद थी। ही इज़ नॉट एबल टू प्लान हाउ 3 रेजिमेंट्स आर टू गेट बैक टू फिलिपोपोलिस वाइल कैप्टन ब्लैंशली सॉल्व्स द प्रॉब्लम विद इन नो टाइम। तो ये जो मेजर पेटकॉफ हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है, उनको कोई वो एक प्लान भी नहीं बना सकते, योजना भी नहीं बना सकते कि 3 रेजिमेंट्स को फिलिपोपोलिस कैसे भेजा जाए, लेकिन कैप्टन ब्लैंशली इस समस्या को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। ब्लैंशली प्रिपेयर्स ऑल पेपर्स एंड आस्क्स पेटकॉफ ओनली टू साइन देम। ब्लैंशली सारे कागजात तैयार करता है और पेटकॉफ से कहता है कि आप बस यहाँ साइन कर दीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। पेटकॉफ्स प्राउड ऑफ हिज लाइब्रेरी। पेटकॉफ को घमंड है अपनी लाइब्रेरी पर, यानी हम लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं, इस बात का बहुत घमंड है। ही रेफर्स टू इट अगेन एंड अगेन। वो बार बार इसके बारे में रेफ़र करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। ही टेल्स अबाउट इट टू रशियन ऑफिसर्स टू। वो रशियन ऑफिसर्स को भी इसके बारे में बताते हैं। ही आस्क्स कैप्टन ब्लैंशली टू सिट इन द लाइब्रेरी। और वो कैप्टन ब्लैंशली से भी कहते हैं कि भाई चलो लाइब्रेरी में बैठो। वाइल इन फैक्ट इट इज़ नॉट अ लाइब्रेरी इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। जबकि ये वास्तव में लाइब्रेरी नहीं है, सच्चे अर्थों में लाइब्रेरी नहीं है। इट कंटेन्स ओनली 1 शेल्फ फिक्स्ड इन द वॉल। इसमें केवल एक अलमारी है जो कि दीवार में फिक्स्ड है, लगी हुई है। देयर आर अ फ्यू नॉवेल्स इन बैड कंडीशन इन इट। और उसमें कुछ नॉवेल्स हैं थोड़े से जो कि बहुत बुरी कंडीशन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग टू लाइट मेजर पेटकॉफ्स फुलिशनेस। मेजर पेटकॉफ की बेवकूफ़ी पर ज़रा प्रकाश डालिए। तो पेटकॉफ्स फुलिशनेस इज एक्सपोज फ्रॉम टाइम टू टाइम। पेटकॉफ की बेवकूफ़ी वक्त वक्त पर जाहिर होती रहती है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ हाई ऑफिसर ही लीव्स हिज हाउस अनगार्डेड। यानी इतने बड़े अफसर होने के बावजूद वो अपने घर को बिना हिफाजत के छोड़ देते हैं। इट इज़ रैना के बाद एपोस्ट्रॉफी ऐसा आना चाहिए। इट इज़ रैनाज विट दैट शी रिमेन्स अनहार्म्ड। ये रैना की होशियारी है कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फॉर इट क्रेडिट गोज़ टू ब्लैंशली ऑल्सो। और इसका कुछ श्रेय ब्लैंशली को भी जाता है। बट पेटकॉफ हैज़ मेड नो सेफ्टी। लेकिन पेटकॉफ ने कोई भी सुरक्षा नहीं की थी अपने घर की।
पेटकॉफ एडमिट्स दैट ब्लैंशली हैज़ सक्सीडेड इन बिफूलिंग हिम। पेटकॉफ ये स्वीकार करता है कि ब्लैंशली उसको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहा। पेटकॉफ्स फुलिशनेस इज एट द टॉप ऑफ द कोर्ट एपिसोड। और कोर्ट वाली जो कहानी है वहाँ पर पेटकॉफ की बेवकूफ़ी एकदम टॉप पर है। कैथरीन बिफूल्स हिम बाय सेइंग दैट द कोट वॉज प्रेजेंट इन द ब्लू क्लोजेट। कैथरीन उसको बेवकूफ़ बनाती है ये कहते हुए कि जो कोट था वो तो ब्लू क्लोजेट में ही रखा हुआ था, नीली अलमारी में ही रखा हुआ था। लेटर ऑन बाद में रेनाज फोटोग्राफ ट्रबल्स हिम। रेना का फोटोग्राफ उसको परेशान करता है। ही थिंक्स दैट सर्जियस इज़ द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। वो सोचता है कि सर्जियस ही चॉकलेट क्रीम सोल्जर है। इट इज़ ब्लैंशली हु एडमिट्स दैट ही इज़ द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ये तो ब्लैंशली ही इस बात को एडमिट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर है। यानी कि मेजर पेटकॉफ को तो इस बात का कोई आइडिया ही नहीं लगता, उनको तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर कौन है। पेटकॉफ वुड हैव नेवर नोन द मिस्ट्री ऑफ द चॉकलेट क्रीम सोल्जर अदरवाइज। अन्यथा मेजर पेटकॉफ तो कभी नहीं जान पाते कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर का क्या राज है, क्या रहस्य है। जबकि एक आर्मी ऑफिसर को तो बहुत होशियार होना चाहिए, बहुत शार्प होना चाहिए। ज़रा सी हिंट मिलते ही उनको पूरी कहानी समझ में आ जानी चाहिए। आर्मी के ऑफिसर्स ऐसे ही होते हैं, बहुत तेज़ तर्रार लोगों को आर्मी में रखा जाता है। तो अब ये उस लायक नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन कैप्टन ब्लैंशली एंड सर्जियस एज फॉयल टू ईच अदर। कैप्टन ब्लैंशली और सर्जियस एक दूसरे के फॉयल हैं। इसको आप एग्जामिन कीजिए। फॉयल कैरेक्टर पे एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, आपने देखा होगा। तो फॉयल कैरेक्टर क्या होता है, जो किसी दूसरे कैरेक्टर के सामने होता है और जिसके सामने होता है उस कैरेक्टर की खासियतें और ज़्यादा अच्छे से दिखती हैं। तो कैप्टन ब्लैंशली स्टैंड्स एज अ फॉयल टू सर्जियस। तो कैप्टन ब्लैंशली एक फॉयल के रूप में सर्जियस के सामने खड़ा है। सर्जियस क्लेम्स रोमांटिक लव वाइल ब्लैंशली इज़ रियलिस्टिक। सर्जियस रोमांटिक मोहब्बत का दावा करता है, जबकि जो ब्लैंशली है वो वास्तविकता से संबंध रखता है। सर्जियस हैज़ प्राइड ऑफ हिज 20 हॉर्सेस। सर्जियस को घमंड है अपने 20 घोड़ों का। वाइल ब्लैंशली इज़ नॉट प्राउड ऑफ इवन 200 हॉर्सेस। जबकि ब्लैंशली के पास 200 घोड़े हैं, उनका भी उसको घमंड नहीं है। सर्जियस प्लेज विद रैना किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग हर। सर्जियस रैना के साथ खिलवाड़ करता है, उसको किस करता है, उसको आलिंगन करता है। वाइल कैप्टन ब्लैंशली बिहेव्स जेंटली ऑल्दो रैना इज़ अलोन विद हिम। जबकि कैप्टन ब्लैंशली बड़ी सज्जनता का व्यवहार करता है, जबकि रैना उसके साथ अकेली होती है। इन अ हाफ नेकेड स्टेट इन अ क्लोज रूम। यानी नंगी हालत में होती है, एक बंद कमरे में होती है, लेकिन फिर भी वो कोई ऐसी हरकत नहीं करता। सर्जियस बिलीव्स इन बोस्टिंग ऑफ हिज सोल्जर्स। सर्जियस विश्वास करता है, यकीन रखता है अपने सैनिकों के बारे में बहुत बढ़ चढ़कर बात करने, शेखी बघाड़ने में। ऑल्दो ही हैज़ नन वाइल ब्लैंशली हाइड्स हिज सोल्जरशिप ऑल्दो ही इज़ परफेक्टली ट्रेंड। बोस्ट ऑफ हिज सोल्जरशिप ही होना चाहिए यहाँ पर ही, है ना, सोल्जर्स नहीं होना चाहिए। ऑल्दो ही हैज़ नन, हालांकि उसके अंदर सैनिक वाली क्वालिटी नहीं है, लेकिन कैप्टन ब्लैंशली अपनी सैनिक वाली क्वालिटी को गुणों को छिपाता है, जबकि वो परफेक्टली ट्रेंड है, उसको एक अच्छी ट्रेनिंग मिली है। सर्जियस क्लेम्स लव फॉर रैना। सर्जियस दावा करता है कि वो रैना से मोहब्बत करता है, बट मैरीज विद लूका, जबकि लूका से शादी करता है। वाइल ब्लैंशली हैज़ नो सच फीलिंग फॉर रैना। जबकि ब्लैंशली के अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है रैना के लिए। कंसिडरिंग हर एज अ स्कूल गर्ल, वो उसको केवल स्कूली लड़की समझता है। बट मैरिज हर, लेकिन उससे शादी करता है। नॉट नोइंग दैट शी इज़ अ मैच्योर गर्ल ऑफ 23। उसको ये भी नहीं मालूम होता है कि वो 23 साल की एक वयस्क लड़की है। तो ये एक, इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जैसे कि जो सर्जियस है वो रोमांटिसिज्म में बिलीव करता है, और जो रैना है वो भी रोमांटिसिज्म में बिलीव करती है। जबकि लूका वो बहुत प्रैक्टिकल है, कैप्टन ब्लैंशली बहुत प्रैक्टिकल है। तो ये एक दूसरे के फॉयल हो गए, है ना। लूका भी तो बहुत प्रैक्टिकल है ना, उसने फंसा लिया सर्जियस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू अकाउंट फॉर सर्जियस सोल्जरशिप।
मतलब आप क्या जानते हैं सर्जियस की सोल्जरशिप के बारे में, उसकी सैनिकों वाली क्वालिटी के बारे में। सर्जियस इज़ एन इम्परफेक्ट सोल्जर। सर्जियस एक अधूरा सैनिक है। ही एक्ट्स फुलिशली, वो बेवकूफ़ों की तरह व्यवहार करता है, लाइक डॉन क्विक्सोट की तरह। अकॉर्डिंग टू कैप्टन ब्लैंशली, फॉर दिस फुलिशनेस सर्जियस ओट टू बी कोर्ट मार्शल्ड। कैप्टन ब्लैंशली के अनुसार इस बेवकूफ़ी के लिए सर्जियस का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ही एंड हिज रेजिमेंट कमिटेड सुसाइड, उसने और उसकी सैनिक टुकड़ी ने एक तरीके से खुदकुशी कर ली थी। इट वॉज अनप्रोफेशनल टू थ्रो अ रेजिमेंट ऑफ कैवलरी ऑन अ बैटरी ऑफ मशीन गन्स। ये बड़ा अनप्रोफेशनल था, अव्यावसायिक तरीका था कि एकदम से जो घुड़सवारों की टुकड़ी थी उसने मशीन गन्स के सामने फेंक दी, यानी एकदम से चढ़ाई कर दी। वो तो उनका गोला बारूद काम नहीं किया, गोला बारूद उनके पास गलत आ गया था, वो उन मशीन गन्स के हिसाब से नहीं था। अगर वो गोला बारूद सही होता तो ये सब मारे जाते, तो ये बेवकूफ़ी थी। हैड द सर्ब्स राइट एम्यूनिशन, अगर सर्ब्स के पास सही गोला बारूद होता, होल ऑफ द रेजिमेंट वॉज बाउंड टू डाई, तो जो पूरी सैनिक टुकड़ी थी उनकी मारी जाती। इट इज़ देयर फोर सर्जियस इज़ नॉट प्रमोटेड, और इसी वजह से सर्जियस का प्रमोशन नहीं होता। ही रियलाइजेस हिज इम्परफेक्शन व्हेन ही एडमायर्स कैप्टन ब्लैंशली, वो अपनी अधूरेपन को रियलाइज़ करता है, उसका अनुभव करता है जब वो कैप्टन ब्लैंशली की तारीफ़ करता है। इनफैक्ट वास्तव में सर्जियस फेल्स इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ सोल्जरशिप, यानी सर्जियस असफल रहता है सच्ची भावना को समझने में। एक सैनिक की जो सच्ची भावना होती है उसको समझने में। दैट इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पर्सनल फीलिंग, कि सेना का जवान होना एक कोई व्यक्तिगत भावना नहीं है, बट अ सोल्जर शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट। एक सैनिक का जो व्यू पॉइंट है, जो दृष्टिकोण है, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी उसे अपनी पूरी सेना के बारे में सोचना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। यानी सिर्फ अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए सर्जियस ने पूरी जो घुड़सवार टुकड़ी थी उसको खतरे में डाल दिया ना। अगर उनके मशीन गन्स चल जाती तो सब मारे जाते, तो अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को हीरो साबित करने के लिए उसने ऐसा किया, जो कि बहुत ही अनप्रोफेशनल था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर डिस्कस लूका एज अ फॉयल टू निकोला। लूका निकोला का फॉयल है, इसको ज़रा डिस्कस कीजिए। वैसे लूका रैना के लिए भी फॉयल है ना। मैंने जैसे आपको बताया कि रैना शुरुआत में बहुत आइडियलिस्टिक है, प्लेटोनिक लव और वो सारी आदर्श बातों में विश्वास करती है ना। बड़े रोमांटिक आइडियाज़ हैं उसके, युद्ध के बारे में और मोहब्बत के बारे में, ख़ास तौर पर मोहब्बत के बारे में। लेकिन लूका बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है वो लूका को निकोला का फॉयल पूछा गया है। निकोला सर्व्स द पर्पस ऑफ अ फॉयल टू लूका। निकोला मतलब लूका का क्या लुक, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन था, लेकिन एक दूसरे के फॉयल हैं, ये कह सकते हैं आप। टू लूका यानी निकोला लूका का फॉयल के रूप में काम करता है। निकोला बिलीव्स इन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ अ सर्वेंट। निकोला विश्वास करता है जो एक नौकर की परंपरागत मूल्य होते हैं। ही हैज़ बीन इन पेटकॉफ फैमिली फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। वो पिछले 10 साल से पेटकॉफ फैमिली में काम कर रहा है। ही नोज़ नंबरलेस इम्पॉर्टेंट सीक्रेट्स। वो बहुत सारे महत्वपूर्ण रहस्य जानता है इस परिवार के। बट ही डिपेंड्स सो मच ऑन द गुडविल ऑफ द फैमिली दैट ही इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर हिज मास्टर एंड हिज फैमिली। लेकिन वो इस परिवार की शुभेच्छा पर इतना ज़्यादा निर्भर है कि वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है अपने मालिक के लिए और उनके परिवार के लिए। टू सेव द ऑनर ऑफ रैना एंड कैथरीन। रैना और कैथरीन की इज्जत बचाने के लिए ही क्वाइट साइलेंटली बियर्स हिज इंसल्ट एंड पेटकॉफ्स अनजस्ट फ्यूरी। वो बड़ी खामोशी से बर्दाश्त करता है अपनी बेइज्जती को और पेटकॉफ का जो मतलब अनजस्ट माने गैर न्याय संगत, फ्यूरी माने एंगर, गुस्सा। तो पेटकॉफ बेवजह उस पर गुस्सा करते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं और वो बड़ी खामोशी से ये सब बर्दाश्त करता रहता है, क्योंकि वो रैना और कैथरीन की इज्जत बचाना चाहता है, सब कुछ जानते हुए, है ना। उसको सब मालूम है लेकिन उनकी इज्जत बचाने के लिए वो चुप रहता है। ऑन द अदर, दूसरी ओर लूका इज़ फेथलेस। लूका थोड़ी सी बेवफा गद्दार है।
एंड रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ऑथोरिटी ऑफ हर मास्टर एंड हिज फैमिली, और वो अपने मालिक और उनके परिवार के खिलाफ विद्रोह करती है. शी एंट्रैप्स सर्जियस ऑल्दो ही इज एंगेज टू रेना. हाँ, वो मतलब सर्जियस को जाल में फंसाती है, हालांकि उसको पता है कि सर्जियस की सगाई हो चुकी है रेना के साथ. शी विशेस टू थ्रेटन हर मास्टर ऑन द बेस ऑफ अ सीक्रेट रिगार्डिंग रेना, और उसकी इच्छा है कि वो अपने मालिक को धमकी देगी इस आधार पर कि उसको रेना का सीक्रेट मालूम है, मतलब मालकिन को धमकी देने को तैयार है, रेना को धमकाने के लिए तैयार है. शी इज़ र्यूड अनफ टू इंसल्ट इवन निकोला who did his best to improve and civilize her. वो मतलब बड़ी बेरुखी का व्यवहार करती है निकोला के प्रति, जिसने कि अपना भरपूर कोशिश की थी इसको सुधारने के लिए और इसको सभ्य बनाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज शॉ अपोज वॉर्स. शॉ युद्ध का विरोध क्यों करता है. बर्नार्ड शॉ वॉर्न्स अगेंस्ट द इविल इफेक्ट्स ऑफ वॉर. बर्नार्ड शॉ युद्ध के बुरे प्रभावों के खिलाफ चेतावनी देता है. द कंट्रीज इन्वॉल्व इन वॉर कैन नॉट मेक प्रोग्रेस. जो देश युद्ध में शामिल होते हैं वो प्रगति नहीं कर सकते. देयर मैन पावर इज़ डिस्ट्रॉयड. उनकी मानव शक्ति ख़त्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है. देयर टाइम एनर्जी एंड मनी आर स्पेंट इन वॉर. उनका समय, उनकी ऊर्जा और उनका पैसा युद्ध में बर्बाद हो जाता है. फॉर नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास के लिए, देयर इज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं बचता. शॉ पॉइंट्स आउट दैट इन द होल कंट्री देयर इज़ ओनली वन स्मॉल लाइब्रेरी. शॉ दिखाता है कि पूरे देश में केवल एक छोटी सी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है. इवन दैट इज़ पर्सनल इन मेजर पेटकॉफ्स हाउस, और वो भी मेजर पेटकॉफ के घर में है, व्यक्तिगत है उनका. देयर आर नो बिग बिल्डिंग्स, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, इमारतें नहीं हैं. पीपल आर सो बैकवर्ड दैट इवन एन इलेक्ट्रिक बेल इज़ अननोन टू दैम. लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि एक बिजली की घंटी भी उनको उसका भी उनको ज्ञान नहीं है. दे हैव नो सेंस ऑफ सैनिटेशन, सफाई की भावना उनके अंदर नहीं है. दस वॉर होना चाहिए यहाँ पे ना, वॉज गलत छपा हुआ है. वॉर इज़ एन एनिमी टू ह्यूमन प्रोग्रेस, और इस प्रकार कह सकते हैं कि युद्ध मानव विकास का एक दुश्मन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन शॉज यूज़ ऑफ ह्यूमर, सटायर एंड आयरनी. एक छोटा सा नोट लिखिए, शॉ ने जो ह्यूमर, सटायर और आयरनी का प्रयोग किया है. ह्यूमर हास्य होता है, सटायर व्यंग होता है, और आयरनी विडंबना को बोलते हैं. शॉ क्रिएट्स ह्यूमर इन अ मास्टरली मैनर. शॉ एक मास्टर के तरीके से, यानी जो बहुत एक्सपर्ट हैं, एक महारथी की तरीके से ह्यूमर का प्रयोग करते हैं. इन आर्म्स एंड द मैन, शॉ क्रिएट्स ह्यूमर ऑफ कैरेक्टर, सिचुएशन, डायलॉग एंड थॉट. तो इस नाटक में उन्होंने मतलब कैरेक्टर से रिलेटेड, स्थितियों से रिलेटेड, डायलॉग संवाद से रिलेटेड एंड थॉट विचारों से रिलेटेड हास्य पैदा किया है. द कोर्ट एपिसोड इज़ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ इट. और जो कोर्ट की कहानी है वो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है. शॉज इंटरेस्टिंग डायलॉग्स प्रोड्यूस ह्यूमर. शॉ के जो रोचक संवाद हैं उनसे हास्य पैदा होता है. शॉज प्लेज आर फुल ऑफ शार्प सटायर्स. शॉ के नाटक तेज, बहुत तीखे व्यंग से भरे होते हैं. हिज फर्स्ट प्ले, उनका पहला नाटक, विडोअर्स हाउस, सटायराइजेस कैपिटलिस्ट हु बिकम रिच बाय एक्सप्लॉइटिंग द पुअर. तो विडोअर्स हाउसेस जो उनका नाटक है वो व्यंग कसता है उन पूंजीपतियों पर जो कि गरीबों का खून चूसकर धनी हो गए हैं. And in Mrs. Warren's profession, he passes satire on the imperfection of society, which is responsible for the evil of prostitution. तो मिसेस वारेंस प्रोफेशन जो नाटक है बर्नार्ड शॉ का, उसमें वो व्यंग करते हैं समाज की इम्परफेक्शन, माने कि कमियों पर, जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि उत्तरदायी हैं प्रोस्टिट्यूशन, जो वैश्यावृत्ति है उसकी बुराई के लिए. इन आर्म्स एंड द मैन ही पासेस सटायर. आर्म्स एंड द मैन में वो व्यंग करता है ऑन द वेन ग्लोरिफिकेशन ऑफ लव एंड वॉर. जो फालतू का ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, यानी तारीफ़ की जाती है मोहब्बत की और युद्ध की, यानी आइडियलिस्टिक लव और वॉर की. द एप्पल कार्ट इज़ अ सटायर ऑन डेमोक्रेसी. और एप्पल कार्ट ये भी बहुत अच्छा नाटक है, कई बार मैंने
पढ़ाया है क्लास में। तो वो डेमोक्रेसी पर एक व्यंग है। शॉज यूज़ ऑफ आयरनी इज़ रिमार्केबल। शॉ का प्रयोग आयरनी का जो उन्होंने किया है वो बहुत उल्लेखनीय है। आर्म्स एंड द मैन इज़ फुल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। आर्म्स एंड द मैन नाटकीय विडंबना से भरा हुआ है। कैप्टन ब्लैंचली एंटर्स रेनाज बेड चैम्बर एज फ्यूजिटिव। कैप्टन ब्लैंचली एक फ्यूजिटिव माने शरणार्थी के रूप में रेना के बेडरूम में प्रवेश करता है। रेना शोज हिम द पिक्चर ऑफ हर हीरो सर्जियस। रेना उसको अपने हीरो सर्जियस की तस्वीर दिखाती है। बट द प्ले क्लोजेज विद रेनाज मैरिज विद कैप्टन ब्लैंचली। लेकिन इस नाटक का अंत होता है रेना की शादी कैप्टन ब्लैंचली के साथ होने के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवेल्युएट द एलिमेंट्स ऑफ सोशल पर्पस इन शॉज प्लेज। यानी शॉ के जो नाटक होते हैं उनमें एक सामाजिक उद्देश्य होता है, तो इसका मूल्यांकन कीजिए। बर्नार्ड शॉ बिलीव्स इन आर्ट फॉर लाइफ सेक। बर्नार्ड शॉ यकीन रखता है कि जो कला है वो जीवन की खातिर होना चाहिए। यानी एक तो होता है आर्ट फॉर आर्ट सेक, जिसमें कि कला कोई चीज़ सिखाती नहीं है हमको। कला का जो उद्देश्य है वो सिर्फ खूबसूरत होना होता है ना। जो एस्थेटिक्स होते हैं वो ये विश्वास करते हैं कि कला का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन बर्नार्ड शॉ यकीन रखते हैं कि कला जीवन के लिए होनी चाहिए, उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। हिज प्लेस गिव इम्पोर्टेंट मैसेजेस। उनके नाटकों में महत्वपूर्ण संदेश होता है। हिज पर्पस बिहाइंड राइटिंग प्लेज इज़ टू इम्प्रूव द मैनकाइंड। उनका उद्देश्य है नाटक लिखने के पीछे कि समाज में या जो मानवता है उसमें सुधार होना चाहिए। ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव कन्फ्यूजन्स फ्रॉम द मेंस माइंड्स। रिमूव कन्फ्यूजन्स। वो चाहते हैं कि मनुष्य के दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो। इन द एप्पल कार्ट ही टेल्स द रियल सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। एप्पल कार्ट नाटक में वो डेमोक्रेसी का वास्तविक अर्थ बताते हैं। It is the moral of the play that spirit of democracy is important whether in a king or ministers। उस नाटक का मोरल ये है, यानी नैतिक पाठ ये है कि डेमोक्रेसी की जो भावना है वो महत्वपूर्ण है, चाहे बात राजा की हो या फिर मंत्रियों की हो। ही गिव्स वन मोर मैसेजेस। वो एक और संदेश देते हैं दैट यूटिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन ब्यूटी। कि जो यूटिलिटी होती है उपयोगिता, ब्यूटी होती है खूबसूरती, तो उपयोगिता खूबसूरती से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन आर्म्स एंड द मैन, ये जो आपका लिए प्रेस्क्राइब नाटक है आर्म्स एंड मैन, इसमें ही आस्क्स टू बी रियलिस्टिक। वो लोगों से कहता है कि हमें वास्तविक होना चाहिए, डिस्कार्डिंग द रोमांटिक ग्लोरी ऑफ लव एंड वॉर। और जो रोमांटिक यानी काल्पनिक ग्लोरी है, जो यानी कि एक तरीके से हम उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं लव और वॉर के बारे में, वो डिस्कार्ड करना चाहिए, यानी उनको छोड़ देना चाहिए। इन मिसेस वारेन्स प्रोफेशन, मिसेस वारेन्स प्रोफेशन जो नाटक है, ही पॉइंट्स आउट द फैक्ट, वो इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं दैट अ वुमन बिकम्स अ प्रोस्टिट्यूट, कि एक महिला मतलब वेश्या बनती है अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस, बुरी परिस्थितियों में, कॉज बाय हर पॉवर्टी एंड इनजस्टिस ऑफ द सोसाइटी, जो कि उसकी गरीबी और समाज का अन्याय उसके प्रति किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में वो इस प्रोफेशन को अपनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर नोट ऑन शॉज लैंग्वेज एंड स्टाइल। तो शॉ की भाषा और शैली पर एक नोट लिखिए। बर्नार्ड शॉ यूजेस सिंपल लैंग्वेज easily to be followed by everybody for he wants to spread his ideas throughout the mankind। बर्नार्ड शॉ साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं जो आसान होती है, सबकी समझ में आ जाती है आसानी से, क्योंकि उनका उद्देश्य ये होता है कि उनके आइडियाज़ पूरी मैनकाइंड में, पूरी मानव जाति में फैलें। यानी लोगों को भाषा ही समझ में नहीं आएगी तो आइडिया कैसे समझ में आएगा, तो इसलिए वो इजी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। और आपने खुद भी नोट किया होगा कि एक तरफ तो आप ओथेलो की लैंग्वेज देखिए और दूसरी तरफ आर्म्स एंड द मैन की देखिए, है ना, वहाँ बड़ी टफ शब्दों का प्रयोग किया जाता है और यहाँ इजी लैंग्वेज थी। उनका स्टाइल इज़ अट्रैक्टिव, उनका जो शैली है वो आकर्षक है। द फर्स्ट सीन इन आर्म्स एंड द मैन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हिज स्टाइल। तो जो पहला दृश्य है आर्म्स एंड मैन का, वो उनकी शैली का एक उदाहरण है। रेनाज रोमांटिक एटीट्यूड इज़ इन्फॉर्म थ्रू हर इंटरेस्ट इन
नेचुरल ब्यूटी। रैना का जो रोमांटिक यानी कल्पना से भरा हुआ व्यवहार है वो हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो नेचुरल ब्यूटी में यानी प्राकृतिक खूबसूरती में इंटरेस्ट ले रही है, रुचि ले रही है। लुकास वार्निंग दैट वन बोल्ट ऑफ शटर्स इज ब्रोकन proves important when कैप्टन ब्लैंशली enters by opening the shutters। लूका की जो चेतावनी है कि एक बोल्ट शटर्स का टूटा हुआ है, तो ये बात इम्पोर्टेंट साबित होती है जब कैप्टन ब्लैंशली इस शटर को खोल के कमरे में घुसता है। अगर वो बोल्ट टूटा हुआ नहीं होता तो शायद कैप्टन ब्लैंशली नहीं घुस पाता। Shaw discloses the name of Captain Bletchley only when he comes to return the coat। और पूरे मैंने आपको बताया भी था कि जब आप पढ़ रहे थे, अगर आपने वो वीडियोस देखे हों, कि शुरू में कहीं भी कैप्टन ब्लेचली का नाम नहीं दिया गया था। तो वो नाम उसका केवल तब जाहिर किया जाता है जब वो कोट को लौटाने आता है। शॉ सक्सीड्स इन मेकिंग दिस कोट अ सोर्स ऑफ एन इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पोर्टेंट एपिसोड। शॉ सफल रहता है इस कोट को एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एपिसोड बनाने में। बिकॉज ऑफ इट रैनाज लव फॉर कैप्टन ब्लेचली इज डिस्क्लोज। इसकी वजह से रैना का जो मोहब्बत है कैप्टन ब्लेचली के लिए वो सामने आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कोट क्रिएट कन्फ्यूज़न इन आर्म्स एंड द मैन। तो कोट किस तरीके से कन्फ्यूज़न पैदा करता है आर्म्स एंड द मैन नाटक में। फॉर कैप्टन ब्लेचली सेफ डिपार्चर रैनाज मदर गिव्स हिम हर हस्बैंड्स कोट। यानी कैप्टन ब्लेचली सुरक्षित रूप से वापस चला जाए, इसके लिए रैना की माँ उसको अपने पति का कोट दे देती है। इट इज़ अ ग्रेट आयरनी दैट कन्फ्यूज़न इज़ क्रिएटेड व्हेन कैप्टन ब्लेचली डिसाइड्स टू रिटर्न द कोट। और ये बड़ी विडम्बना की बात है कि बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है जब कैप्टन ब्लेचली उस कोट को लौटाने का निर्णय लेता है। द वॉर इज़ ओवर, युद्ध खत्म हो चुका है। व्हेन कैप्टन ब्लेचली कम्स टू रिटर्न द कोट, जब कैप्टन ब्लेचली कोट को लौटाने आता है, मेजर पेटकॉफ एंड सर्जियस आर प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी। तो मेजर पेटकॉफ और सर्जियस अपने पुस्तकालय में उपस्थित होते हैं। कैथरीन विशेज दैट ब्लेचली शुड रिटर्न एट वंस। कैथरीन चाहती है कि ब्लेचली तुरंत वापस चला जाए, बट मेजर पेटकॉफ मार्क्स हिम एंड इनवाइट्स वार्मली इन द लाइब्रेरी। लेकिन मेजर पेटकॉफ उसको पहचान लेते हैं और उनको बड़े गर्मजोशी से अपनी लाइब्रेरी में इनवाइट करते हैं। व्हेन रैना कम्स देयर शी इज़ एस्टोनिश्ड सीइंग कैप्टन ब्लेचली देयर एंड कॉल्स हिम हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर। जब रैना उसको वहाँ देखती है तो एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है और उसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर कह के पुकारती है। हियरिंग इट सर्जियस एंड मेजर पेटकॉफ आर अमेज्ड। इस बात को सुनकर सर्जियस और मेजर पेटकॉफ बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। कैथरीन हैंडल्स द सिचुएशन बाय गिविंग रैना द इंस्ट्रक्शन टू कैप्टन ब्लेचली। द इंट्रोडक्शन, अच्छा, तो कैथरीन इस सिचुएशन को संभालती हैं रैना को इंट्रोडक्शन देते हुए, परिचय देते हुए कैप्टन ब्लेचली का। रैना टू मेक्स अ स्टोरी दैट शी हैड मेड एन आना चाहिए आइस पुडिंग हैविंग द शेप ऑफ अ सोल्जर। रैना भी एक कहानी गढ़ लेती है इतनी देर में कि उसने एक आइस पुडिंग बनाई थी जिसकी शेप एक सोल्जर जैसी थी। निकोला ब्रोक इट बाय पुटिंग प्लेट्स ऑन इट। और निकोला ने प्लेट्स उसके ऊपर डाल दी और उसको तोड़ दिया। और फिर देखिए, कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोट एपिसोड इन शॉज आर्म्स एंड द मैन। तो अभी कोट एपिसोड के ऊपर भी बात हुई थी और यहाँ फिर से कोट एपिसोड, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। तो कोट एपिसोड का महत्व बताइए। इन शॉज आर्म्स एंड द मैन द कोट एपिसोड इज़ नो डाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड। तो शॉ के आर्म्स एंड द मैन नाटक में कोट एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द कोट। ये कोट की वजह से ही होता है कैप्टन ब्लेचली विजिट्स पेटकॉफ्स हाउस फॉर द सेकेंड टाइम, कि कैप्टन ब्लेचली दूसरी बार पेटकॉफ के घर में आता है। एंड रैनाज लव फॉर हिम इज़ डिस्क्लोज एंड शी इज़ मैरिड टू हिम। और रैना का जो मोहब्बत है उसके लिए वो खुल जाती है और उसकी शादी ब्लेचली से होती है। इट इज़ रैनाज फोटो इन द पॉकेट ऑफ द कोट दैट कन्फर्म्स रैनाज पैशन फॉर हिम। रैना का फ़ोटो जो पॉकेट में था वो कंफर्म करता है, उससे पुष्टि होती है कि रैना उससे मोहब्बत करती है। द होल एपिसोड कंट्रीब्यूट्स टू द ह्यूमर ऑफ द प्ले। ये जो पूरा एपिसोड है इससे हास्य पैदा होता है नाटक में। इन बर्नार्ड शॉज हैंड्स इवन एन unimportant thing like an old coat serves the purpose of an important thing in the play arms and the man। तो शॉ के हाथों में जो
एक पुराने कोट जैसी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, वो भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है इस नाटक आर्म्स एंड द मैन में। तो जैसे यहाँ पर ये कोट इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही ओथेलो में हैंडकरचीफ इम्पॉर्टेंट है। उस पर भी मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हैं, आपने देखा होगा, तो वो क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ कोट एपिसोड का, दोनों छोटी छोटी चीज़ें हैं, वहाँ रुमाल कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन वो भी वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक पुराना कोट, वो भी कोई बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस नाटक में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दोनों चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं दोनों नाटकों में। कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ बर्नार्ड शॉज व्यू ऑफ वॉर, यानी बर्नार्ड शॉ का क्या दृष्टिकोण है युद्ध के बारे में। तो शॉज व्यू ऑफ वॉर यानी शॉ के विचार युद्ध पर। रिजेक्शन ऑफ रोमांटिक व्यू ऑफ वॉर, तो जो बर्नार्ड शॉ हैं वो रिजेक्ट करते हैं रोमांटिक, यानी एक जो कल्पना से भरा हुआ विचार है युद्ध के बारे में। इन आर्म्स एंड द मैन शॉ रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ वॉर, तो आर्म्स एंड द मैन में जो परंपरागत विचार हैं युद्ध के बारे में, उनको शॉ रिजेक्ट करते हैं, अस्वीकार करते हैं। इन द एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में, पीपल हैड रोमांटिक नोशंस अबाउट वॉर, लोगों के युद्ध के बारे में बड़े कल्पना से भरे हुए विचार थे। दे यूज्ड टू बिलीव दैट पीपल फॉट बिकॉज दे वर हीरोज़, और वो ये विश्वास करते थे कि लोग लड़ते हैं क्योंकि वो हीरो होते हैं, नायक होते हैं। एंड सोल्जर्स हु टुक द ग्रेटेस्ट रिस्क वन द ग्रेटेस्ट ग्लोरी, और वो सैनिक जो सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं वो सबसे ज़्यादा ग्लोरी उनको मिलती है, यश उनको मिलता है। रैना द हीरोइन ऑफ द प्ले, रैना जो कि नायिका है इस नाटक की, होल्ड्स दिस व्यू, उसका यही विचार है। शी वर्शिप्स मेजर सर्जियस एज हर हीरो, वो मेजर सर्जियस की पूजा करती है अपने नायक के रूप में। दिस रोमांटिक व्यू ऑफ वॉर इज रिजेक्टेड बाय द ड्रामेटिस्ट, ये जो रोमांटिक व्यू है, ये मतलब कल्पना से भरा हुआ विचार है युद्ध के बारे में, ये नाटककार ने अस्वीकार किया है, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को ये विचार पसंद नहीं है। रियलिस्टिक व्यू ऑफ वॉर, यानी वास्तविकता से भरे हुए विचार युद्ध के बारे में। कैप्टन ब्लंशली हु इज़ द स्पोक्समैन, कैप्टन ब्लंशली जो कि एक तरीके से प्रवक्ता है, माउथ पीस भी आप कह सकते हैं, ऑफ प्ले राइट यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, होल्ड्स अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ वॉर, उसके युद्ध के बारे में वास्तविकता से भरे हुए विचार हैं। ही बिलीव्स दैट देयर इज़ नो ग्लोरी इन वॉर एंड सोल्जरशिप, वो ये मानता है कि युद्ध में और सैनिकत्व में कोई ग्लोरी की बात नहीं है, कोई भी वैभव की बात नहीं है, यश की बात नहीं है। सोल्जर्स फाइट इन सेल्फ डिफेंस, जो सैनिक हैं वो आत्मरक्षा में लड़ते हैं। अ रियल सोल्जर फाइट्स बट सेव्स हिज ओन लाइफ फ्रॉम फायर एंड हंगर, एक वास्तविक सोल्जर लड़ता है लेकिन वो आग से और भूख से अपनी ज़िंदगी को बचाता है। यानी जैसे सर्जियस है तो वो तो युद्ध के लिए युद्ध करता है, लेकिन जो कैप्टन ब्लंशली है उसके लिए अपनी ज़िंदगी को बचाना और अपने आप को भूख से बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर है चेंज ऑफ व्यूज़ बाय रैना एंड सर्जियस, यानी रैना और सर्जियस के विचारों में परिवर्तन, जैसे कि आप देखते ही हैं नाटक के दौरान उनके विचार परिवर्तित हो जाते हैं। रैना एंड मेजर सर्जियस हु होल्ड रोमांटिक नोशंस अबाउट वॉर corrected themselves when they came in contact with the professional soldier Captain Bluntschli। रैना और मेजर सर्जियस जिनके की कल्पना से भरे हुए विचार थे युद्ध के बारे में, उन लोगों ने अपने आप को सुधार लिया जब वो एक व्यावसायिक सैनिक कैप्टन ब्लंशली के संपर्क में आए। It was this Swiss officer who told Rana that food is preferable to cartridges in war। ये वही स्विट्ज़रलैंड का ऑफिसर था, स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला, जिसने रैना को बताया कि युद्ध में कार्ट्रिजेस यानी कारतूसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण भोजन है। After the suicidal cavalry charge, Sergius also realized that there was no romance in soldiership। यानी ये जो खुदकुशी से भरा हुआ कैवेलरी चार्ज था, यानी जो घुड़सवारों का आक्रमण उसने किया था, उसके बाद सर्जियस ने भी ये महसूस किया कि सैनिकत्व में कोई भी रोमांस नहीं है, कोई भी कल्पना की बात नहीं है। मेजर पेटकॉफ was also cured of his romantic idea of war
वन ही केम टू डील विद कैप्टन ब्लंशली। तो मेजर पेटकॉफ का भी जो रोमांटिक आइडिया था, या इसको आप आदर्शवादी विचार भी कह सकते हैं युद्ध के बारे में, वो भी सुधर गया जब वो कैप्टन ब्लंशली के संपर्क में आए। तो इस पूरे नाटक में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये दिखाया कि जो रोमांटिक व्यूज़ हैं, जो आदर्शवादी विचार हैं युद्ध के बारे में और प्रेम के बारे में, वो सब खोखले हैं, है ना। तो वास्तविकता के नज़दीक लोगों को रहना चाहिए, और युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता। जहाँ जिस देश में भी युद्ध होता है वहाँ के लोग सफ़र ही करते हैं, वो पीड़ित ही होते हैं, किसी का भी युद्ध में फ़ायदा नहीं होता है। ये एक क्वेश्चन और देखिए, व्हाट इज शॉज व्यू ऑफ लव एंड मैरिज। अच्छा, युद्ध के बारे में तो मैंने आपको 2 बार करवा दिया, इससे पहले जो दूसरी वाली बुक में से करवाया था उसमें भी वॉर का एक क्वेश्चन तो था ही कि शॉ के उसमें क्वेश्चन ये था कि शॉ युद्ध का विरोध क्यों करता है ना। और अभी इस बुक में ये पूछा गया कि व्हाट इज बर्नार्ड शॉज व्यू ऑफ वॉर। तो लगभग वो दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते थे। तो युद्ध पर उनके जो विचार हैं, ये क्वेश्चन भी कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि दूसरी वाली बुक में से अभी मैंने जब आपको कराया क्वेश्चन, तो उसमें पूछा गया था कि बर्नार्ड शॉ युद्ध का विरोध क्यों करता है। अब इस बुक में ये पूछा गया कि बर्नार्ड शॉ के व्यू क्या हैं युद्ध के बारे में। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, यानी बर्नार्ड शॉ के व्यूज़ युद्ध के बारे में और प्यार और शादी के बारे में। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए कि बर्नार्ड शॉ के क्या व्यूज़ हैं लव और मैरिज के बारे में। रिजेक्शन ऑफ रोमांटिक व्यू ऑफ लव एंड मैरिज। तो जैसे उन्होंने युद्ध के रोमांटिक व्यू अस्वीकार किया है, वैसे ही उन्होंने प्यार और शादी का भी रोमांटिक व्यू अस्वीकार किया है। इन आर्म्स एंड द मैन शॉ रिजेक्ट्स द रोमांटिक व्यू ऑफ लव एंड मैरिज। तो जो रोमांटिक व्यू है, आप इसको कई तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी में आप इसको कल्पना से भरा हुआ कह सकते हैं, आप इसको आदर्शवादी कह सकते हैं, आप इसको रोमांचक भी कह सकते हैं, रोमांटिक को रोमांचक भी कह सकते हैं आप। तो रोमांचकारी जो विचार हैं युद्ध और शादी प्रेम और शादी के बारे में, उनको बर्नार्ड शॉ रिजेक्ट करता है, अस्वीकार करता है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द हीरो एंड द हीरोइन यूज्ड टू फॉल इन लव एट द फर्स्ट साइट। तो एक वक्त था जब हीरो और हीरोइन को पहली नज़र में प्यार हो जाता था। ये आपने फिल्मों में खूब देखा होगा। बस हीरो देखता है हीरोइन को और देखते ही उसको प्यार हो जाता है, बस फिर उसी को पाना है, उसी से शादी करनी है, किसी भी कीमत पर करनी है, किसी भी हद तक जाकर करनी है, कुछ भी करना है, लेकिन उसी लड़की को पाना है। ऐसा आपने फिल्मों में देखा होगा। अब रियल लाइफ फिल्म तो होती नहीं है। आपने देखा होगा कि रियल लाइफ में जब लड़के या लड़कियां फिल्मों की लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से रियल लाइफ में करने की कोशिश करते हैं, तो खूब कुटाई होती है ना। मम्मी पापा जब डंडे लगाते हैं ना, मम्मी जब चप्पलें लगाती है तो अकल ठिकाने आ जाती है। उधर लड़की के घर वाले लड़के की खूब पिटाई करते हैं तो अकल ठिकाने आ जाती है। तो रियल लाइफ में फिल्मों वाली लाइफ को जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और वैसा ही कुछ यहाँ पर बर्नार्ड शॉ भी कहता है कि भाई वो लव एट फर्स्ट साइट ये केवल फिल्मों की बात है, केवल थिएटर की बात है, केवल नाटकों की बात है। वास्तविक ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। तो अब जो शेक्सपियर के नाटक हैं वहाँ पर हीरो हीरोइन को पहली नज़र में प्यार हो जाता है। जैसे आपने एज यू लाइक इट मेरे साथ पढ़ा है, वहाँ यही होता है। रोजालिंड को ऑरलैंडो से पहली नज़र में प्यार हो जाता है, ऑरलैंडो को भी हो जाता है रोजालिंड से। तो वो नाटक की बात अलग है, फिल्मों की बात अलग है। मैरिज वॉज रिगार्डेड एज द मेटिंग बिटवीन अ हैंडसम हीरो एंड अ ब्यूटीफुल हीरोइन। तो जो शादी थी वो एक खूबसूरत हीरो और खूबसूरत हीरोइन का मिलन था। रैना हैज़ रोमांटिक नोशंस ऑफ लव एंड मैरिज। रैना के रोमांचकारी विचार हैं प्यार और शादी के बारे में। सो डज मेजर सर्जियस, और वैसा ही मेजर सर्जियस के भी विचार हैं। रियलिटीज़ ऑफ लव एंड मैरिज, जो वास्तविकता है प्यार और शादी की। शॉ बिलीव्स दैट लव एंड मैरिज डू नॉट डिपेंड अपॉन द ब्यूटी ऑफ फेस। तो बर्नार्ड शॉ का मानना है कि प्यार और शादी चेहरे की खूबसूरती पर डिपेंड नहीं करते हैं। आपने देखा होगा ऋतिक रोशन कितना खूबसूरत है, फिर भी उसका अपनी बीवी से तलाक हो गया। सुजैन खान भी कितनी खूबसूरत थी, मतलब है लेकिन नहीं चली साहब दोनों की शादी। तो खूबसूरत चेहरे से शादी और प्रेम का कोई लेना देना है ही नहीं।
These rather depend upon physical fitness and ability of an individual to offer comforts and stability to his partner. तो जो शादी है वो डिपेंड करती है, ख़ासकर शादी यानी प्यार तो हो जाता है, लोगों को अट्रैक्शन हो जाता है। अब जैसे ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी हुई थी तो उनमें उन्होंने प्यार था, तभी तो उन लोगों ने शादी की, लव मैरिज थी। ज़्यादातर केसेस में बॉलीवुड में लव मैरिज ही होती हैं, लेकिन अब देखिए आमिर खान की क्या शादियाँ टूट गई, लोगों की बहुत अच्छे अच्छे लोगों की शादियाँ टूट जाती हैं, इतने ज़्यादा खूबसूरत लोगों की, पैसे वालों की। तो जो शादी है वो ख़ास तौर पर दिस रेदर डिपेंड अपॉन फिजिकल फिटनेस एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ऑफर कंफर्ट्स, यानी कौन कितना आराम दे सकता है, स्टेबिलिटी स्थायित्व दे सकता है अपने पार्टनर को, इस पर ज़्यादा डिपेंड करती है शादी, है ना। वैसे तो आराम की भी कोई कमी नहीं है इन लोगों के यहाँ, तो भाई खूब पैसा है, खूब कंफर्ट्स हैं, खूब फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वही टूटनी है जिसकी वो टूटनी है, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन बर्नार्ड शॉ का ये मानना है कि खूबसूरती डिसाइड नहीं करती, कंफर्ट जोन देखते हैं लोग, कंफर्ट लेवल देखते हैं और स्टेबिलिटी देखते हैं। मैरिज फॉर अ बेटर जनरेशन, हालांकि ये यहाँ पर उतना क्लियरली कहा नहीं गया है, लेकिन बर्नार्ड शॉ का ऐसा व्यू था कि जो शादी होनी चाहिए वो एक बेहतर जनरेशन के लिए, आने वाली जो पीढ़ी हो वो बेहतर किस्म की पैदा हो, उसके लिए उसके ध्यान में रखते हुए शादी होनी चाहिए। शॉ रिगार्ड्स मैरिज एज अ सोलम कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग टू बर्थ अ न्यू एंड बेटर जनरेशन। शॉ मानता है कि शादी एक पवित्र अनुबंध है, टू ब्रिंग टू बर्थ यानी पैदा करने के लिए, अ न्यू एक नई, एंड बेटर जनरेशन और बेहतर पीढ़ी। रैना मैरिज कैप्टन ब्लैंशली, रैना कैप्टन ब्लैंशली से शादी करती है सो दैट शी कैन गेट सिक्योरिटी, ताकि उसको सुरक्षा मिल सके, एंड बेटर चिल्ड्रन फ्रॉम हिम, और उससे बेहतर बच्चे प्राप्त हो सकें। लूका मैरिज मेजर सर्जियस सो दैट शी कैन गेट कम्फर्ट्स एंड हैंडसम चिल्ड्रन फ्रॉम हिम। लूका भी मेजर सर्जियस से शादी करती है क्योंकि इससे उसको आराम मिलेंगे, यानी उसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, और उससे अच्छे बच्चे उसके पैदा होंगे। बजाय निकोला से शादी करने के वो मेजर सर्जियस से शादी करती है, इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज मेजर सर्जियस नॉट प्रमोटेड, मेजर सर्जियस का प्रमोशन क्यों नहीं किया गया। मेजर सर्जियस व्हेन मेजर सर्जियस गॉट विक्ट्री इन द वॉर, जब मेजर सर्जियस को जीत मिली युद्ध में, बाय मेकिंग अ कैवेलरी अटैक, यानी एक घुड़सवारों का आक्रमण करके, ऑन अ बैटरी ऑफ मशीन गन्स, यानी मशीन गन्स की टुकड़ी पर, ही वॉज ट्रीटेड एज अ हीरो, तो उसको एक नायक के रूप में देखा गया। ही एक्सपेक्टेड प्रमोशन, उसको उम्मीद थी कि अब उसका प्रमोशन होगा, बट नथिंग सो हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज ही गॉट द विक्ट्री, क्योंकि उसको जीत मिली थी इन अ रॉन्ग वे, गलत तरीके से। हैड कैप्टन ब्लैंशली गॉट द राइट एम्यूनिशन, अगर कैप्टन ब्लैंशली को सही गोला बारूद मिल जाता, ही वुड हैव रिपेल्ड द अटैक, तो उस आक्रमण का वो मुकाबला कर सकता था। एंड मेजर सर्जियस वुड हैव बीन डिफीटेड, और मेजर सर्जियस की हार होती। सो मेजर सर्जियस वॉज नॉट प्रमोटेड, इसीलिए मेजर सर्जियस का प्रमोशन नहीं किया गया। सो ही रिजाइंड फ्रॉम आर्मी एंड केम बैक होम, इसलिए फिर मेजर सर्जियस ने क्या किया, आर्मी से त्यागपत्र दे दिया और घर वापस आ गया। अब कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ शॉ इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन, तो इस नाटक आर्म्स एंड द मैन में शॉ का उद्देश्य क्या है। द पर्पज़ ऑफ शॉ इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज़ टू डेवलप एंटी रोमांटिक थियरी, तो शॉ का जो उद्देश्य है इस नाटक में वो एंटी रोमांटिक थियरी यानी रोमांच के विरुद्ध एक सिद्धांत विकसित करना है। हु इज़ मेजर पेटकॉफ इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन, मेजर पेटकॉफ इज़ द फादर ऑफ रैना, यानी मेजर पेटकॉफ कौन है, वो रैना के पिता हैं, द हीरोइन ऑफ द प्ले, जो कि इस नाटक की हीरोइन है। ही इज़ अ चीयरफुल मिलिट्री ऑफिसर, वो एक खुश मिजाज मिलिट्री ऑफिसर हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ अबाउट 50 ईयर्स, तो वो लगभग 50 साल के व्यक्ति हैं। फिर हु इज़ निकोला इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन, तो इस नाटक में निकोला कौन है, निकोला इज़ द मैन सर्वेंट ऑफ पेटकॉफ फैमिली, निकोला पेटकॉफ फैमिली का यानी एक नौकर है, मेल पुरुष नौकर है। ही इज़ अ मैन ऑफ शार्प विट एंड लॉयल नेचर, वो एक तेज़ दिमाग वाला, और हालांकि तेज़ दिमाग वाली तो लूका है,
वो उतना शार्प नहीं दिखाया गया है, और लेकिन वो लॉयल नेचर का है, बहुत फेथफुल है, इस परिवार के प्रति वफादार है। ही इज़ हैप्पी इन हिज लाइफ विद हिज प्रेजेंट पोजीशन, तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, अपनी जो वर्तमान स्थिति से वो खुश है। राइट अ नोट ऑन कैथरीन, कैथरीन पर एक नोट लिखिए। कैथरीन इज़ द मदर ऑफ रैना, कैथरीन रैना की माँ है। शी इज़ 40 ईयर्स ऑफ एज, वो 40 साल की हैं। कैथरीन द वाइफ ऑफ मेजर पेटकॉफ इज़ वाइज, डोमिनेटिंग एंड अ लेडी ऑफ रोमांटिक आइडियाज़। तो कैथरीन जो कि मेजर पेटकॉफ की वाइफ हैं, बुद्धिमान हैं, डोमिनेटिंग हैं यानी कि लोगों पर अकड़ चलाने वाली हैं, और लेडी ऑफ रोमांटिक आइडियाज़, उनके विचार भी रोमांच से भरे हुए हैं। डिस्कस द पर्सनैलिटी ऑफ लूका, लूका की पर्सनैलिटी को, उसके व्यक्तित्व को डिस्कस कीजिए। लूका इज़ अ यंग एंड चार्मिंग गर्ल, लूका एक युवा और आकर्षक लड़की है। शी वर्क्स इन द हाउस ऑफ मेजर पेटकॉफ, वो मेजर पेटकॉफ के घर में काम करती है एज अ मेड सर्वेंट, यानी एक नौकरानी के रूप में। शी अट्रैक्ट सर्जियस, वो सर्जियस को अपनी ओर आकर्षित करती है। एट द एंड सर्जियस मैरीज हर, और अंत में सर्जियस उससे शादी भी करता है। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्लंशली एंड सर्जियस, ब्लंशली और सर्जियस के बीच में बेसिक अंतर क्या है? ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप में या लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है इस तरीके से। ब्लंशली इज़ परफेक्टली एंटी रोमांटिक पर्सन, ब्लंशली एक पूरी तरीके से रोमांच के विरुद्ध व्यक्ति है। हु बिलीव्स इन फैक्ट्स ऑफ लाइफ, जो कि जीवन के वास्तविक तथ्यों में विश्वास करता है। सर्जियस इज़ अ रोमांटिक मैन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ इमेजिनेशन, सर्जियस एक रोमांच से भरा हुआ व्यक्ति है जो कि कल्पना की ताकत में विश्वास रखता है। फिर है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन, तो आर्म्स एंड द मैन जो शीर्षक है उसका स्रोत क्या है? द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्राइडन्स ट्रांसलेशन ऑफ द एपिक पोएम एनीड, तो ड्राइडन ने ट्रांसलेशन किया था महाकाव्य एनीड का, उसकी पहली लाइन से ये टाइटल लिया गया है। द ओपनिंग लाइन आर्म्स एंड द मैन आई सिंग हु फोर्स्ड बाय फेट, तो ये पहली लाइन थी उस महाकाव्य की, और जहाँ से ये टाइटल लिया गया है। राइट अ नोट ऑन द कोर्ट एपिसोड एंड इट्स ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस, इस पर हम एक क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि कोर्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें, दो क्वेश्चंस इस नाटक के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये कोर्ट एपिसोड और दूसरा है थीम। थीम पर ज़रूर सवाल पूछा जाएगा आपसे कि कमेंट ऑन द थीम ऑफ द प्ले, तो वो लव एंड वॉर जो मैंने दोनों अलग अलग आपके साथ डिस्कस किए अभी, लव पर जो बर्नार्ड शॉ के विचार थे और वॉर पर जो बर्नार्ड शॉ के विचार थे, वो दोनों आपको लिखने हैं अगर थीम पर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, दोनों को बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्ट एपिसोड। फिर है आगे हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ प्रॉब्लम प्ले, डू यू थिंक दैट आर्म्स एंड द मैन इज़ अ प्रॉब्लम प्ले, तो प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, क्या आपको लगता है कि आर्म्स एंड द मैन एक प्रॉब्लम प्ले है? अ प्रॉब्लम प्ले इज़ अ प्ले इन विच द ड्रामेटिस्ट इज चीफली कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम प्ले वो नाटक होता है जिसमें कि नाटककार मुख्य रूप से समस्याओं को प्रस्तुत करता है। इन आर्म्स एंड द मैन द ड्रामेटिस्ट हैज़ प्रेजेंटेड द प्रॉब्लम्स ऑफ लव एंड वॉर, तो इस नाटक में नाटककार ने प्रेम की और युद्ध की समस्याएं प्रस्तुत की हैं। सो दिस प्ले सर्टेनली कम्स इन द ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम प्लेज, इसलिए ये नाटक निश्चय ही इस समूह में शामिल है, प्रॉब्लम प्लेज में ही की कैटेगरी में ही आएगा। व्हाट टाइप ऑफ हीरो ब्लंशली इज़, ब्लंशली किस टाइप का हीरो है? ब्लंशली इज़ अ न्यू टाइप ऑफ हीरो, ही इज़ एंटी रोमांटिक येट सुपरमैन ऑफ द प्ले, वो एक एंटी रोमांटिक हीरो है फिर भी एक सुपरमैन है इस नाटक का। और ब्लंशली का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं कोशिश करूँगी अपलोड करने की, ना भी कर पाऊँ तो आप तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने एंटी रोमांटिक कॉमेडी मतलब आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी ये तो अपलोड कर दिया है। एक और लॉन्ग क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा कि कैप्टन ब्लंशली का कैरेक्टर स्केच, या ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिस्कस कैप्टन ब्लंशली एज एन एंटी रोमांटिक हीरो, है ना। तो अब जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर आया, व्हाट टाइप ऑफ हीरो ब्लंशली इज, तो ब्लंशली किस टाइप का हीरो है, तो ब्लंशली एक एंटी रोमांटिक हीरो है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाउ डज ब्लंशली इम्प्रेस रैना इन द प्ले। तो ब्लंशली कैसे इम्प्रेस करता है रैना को इस नाटक में। ब्लंशली इम्प्रेसेस रैना विद हिज एंटी रोमांटिक आउटलुक ऑफ लाइफ। तो उसका जो एंटी रोमांटिक आउटलुक है यानी कि यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है उससे आकर्षित होती है रैना। हु इज चॉकलेट क्रीम सोल्जर। चॉकलेट क्रीम सोल्जर कौन है। ब्लंशली इज अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। दिस नेम हैज़ बीन गिवन टू हिम बाय रैना। ये नाम उसको रैना के द्वारा दिया गया है। टू विच कंट्री डज ब्लंशली बिलोंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि किस देश को बिलोंग करता है ब्लंशली। एंड टू विच आर्मी डज ही बिलोंग। ये देखिए किस देश का है और किस आर्मी को बिलोंग करता है। दोनों का आंसर एक नहीं है, दोनों अलग अलग आंसर हैं। ब्लंशली बिलोंग्स टू स्विट्जरलैंड। ब्लंशली स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। एंड ही फाइट्स फ्रॉम द साइड ऑफ सर्बियन आर्मी। ये सर्बियन की स्पेलिंग गलत है, SERBIAN सर्बिया। पहले कई बार आ चुका है ये वर्ड, तो आपको स्पेलिंग तो मालूम होगी, और जिन लोगों ने मेरे साथ ड्रामा पढ़ा है तो उनको ज़रूर सर्बियन की स्पेलिंग मालूम होगी। ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। तो ब्लंशली स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला है, लेकिन सर्बियन आर्मी की साइड से वो लड़ता है। सो ही इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर, इसलिए वो एक व्यावसायिक सैनिक है, या आप इसको यहाँ मर्सिनरी लिख सकते हैं ना। मर्सिनरी सोल्जर है। मर्सिनरी वो होता है जो कि पैसे के लिए लड़ता है, ना कि अपने देशभक्ति की खातिर। जैसे सर्जियस जो लड़ रहा है अपने देश की तरफ से लड़ रहा है, लेकिन ये जो कैप्टन ब्लंशली है वो अपने देश की तरफ से नहीं बल्कि पैसे की खातिर सर्बिया की तरफ से लड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जियस इज प्रेजेंटेड एज ग्रेट हीरो इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, वाई। सर्जियस को शुरुआत में एक महान हीरो की तरह प्रस्तुत किया गया है, क्यों। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, नाटक की शुरुआत में, मेजर सर्जियस इज प्रेजेंटेड एज अ ग्रेट हीरो। मेजर सर्जियस को एक महान हीरो की तरह प्रस्तुत किया गया है। ही हैज़ डिफीटेड सम सोल्जर्स ऑफ सर्बियन आर्मी। ये हर जगह सर्बियन की स्पेलिंग इन लोगों ने ऐसी क्यों लिख रखी है। ये बुक में थोड़ी सी गड़बड़ है। ये मेरे पास अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक है। तो ये सर्बियन आर्मी, ही हैज़ डिफीटेड सम सोल्जर्स ऑफ सर्बियन आर्मी, तो उसने कुछ सैनिक सर्बियन आर्मी के हराए हैं। विद हिज करेज एंड कनिंगनेस, अपने साहस से और अपनी चालाकी से। सो रैना रिगार्ड्स हिम एज द ग्रेटेस्ट हीरो, इसलिए रैना उसको महानतम नायक मानती है। व्हाट डज द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन टेक प्लेस। यानी वॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ वेयर होना चाहिए, कि जो ओपनिंग सीन है इस नाटक का आर्म्स एंड द मैन का, वो कहाँ होता है। द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन टेक्स प्लेस इन द बेडरूम ऑफ रैना। तो जो ओपनिंग सीन है इस नाटक का वो रैना के बेडरूम में होता है। हु वॉज रैनाज लवर इन द बिगनिंग। रैना का प्रेमी कौन था शुरुआत में, तो सर्जियस वॉज रैनाज लवर इन द बिगनिंग। हु इज़ फ्यूजिटिव दैट एंटर्स द बेडरूम ऑफ रैना। वो शरणार्थी कौन था जो रैना के कमरे में प्रवेश करता है, तो ब्लंशली इज़ द फ्यूजिटिव दैट एंटर्स द बेडरूम ऑफ रैना। ब्लंशली ही वो शरणार्थी था जो रैना के कमरे में प्रवेश करता है। व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ सर्जियस अबाउट द आर्ट ऑफ सोल्जरिंग। तो जो सैनिक की कला है उसके बारे में सर्जियस की क्या राय है। सर्जियस पॉइंट्स आउट दैट about the art of soldiering that this art is found in brave people and only the brave people can be best soldiers। तो सर्जियस की राय ये थी कि जो सोल्जरिंग की कला है वो महान लोगों में, बहादुर लोगों में पाई जाती है और केवल बहादुर लोग ही अच्छे सैनिक बन सकते हैं। डिस्क्राइब चॉकलेट क्रीम इंसिडेंट इन रैनाज बेडरूम। तो चॉकलेट क्रीम की घटना जो कि रैना के बेडरूम में होती है उसका वर्णन कीजिए। वो आंसर जो था ये गलत था जो अभी इस बुक में दे रखा था। देखिए कैथरीन और सर्जियस की बातचीत चल रही है, तब कैथरीन कहती है कि तुम अब सोल्जर नहीं रहे क्या सर्जियस। तब सर्जियस ये जवाब देता है, और सोल्जरिंग के बारे में उसका विचार अलग है, वो नहीं है जो अभी बुक में दे रखा था। तो ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है। उसका कहना है कि सोल्जरिंग माय डियर मैडम इज़ द कवर्ड्स आर्ट ऑफ अटैकिंग मर्सीलेसली व्हेन यू आर द स्ट्रॉन्ग एंड कीपिंग आउट ऑफ हार्म्स वे व्हेन यू आर वीक। यानी जो सोल्जरिंग है, यानी जो सैनिकत्व है, वो क्या है, एक आर्ट है कवर्ड की। यानी कवर्ड कौन होता है,
जो कायर है, कायर व्यक्ति की कला है ऑफ अटैकिंग, आक्रमण करने की, मर्सीलेसली माने निर्दयता से, व्हेन यू आर द स्ट्रॉन्ग, जब आप ताकतवर हो तब तो निर्दयता से आक्रमण कर दो, एंड कीपिंग आउट ऑफ हार्म्स वे, और जो नुकसान है, जो खतरा है उससे बचकर रहो, व्हेन यू आर वीक, जब आप कमज़ोर हो, तो जब कमज़ोर हो तब पतली गली से निकल लो और ख़तरे से बचकर रहो, और जब आप स्ट्रांग हो तब निर्दयता से आक्रमण कर दो। ये सोल्जरिंग के बारे में विचार है सर्जियस का। ठीक है, तो ये सही जवाब है। वो बुक में थोड़ा गलत दे रखा था इसलिए मैंने आपको दिखाया, और नोट ज़रूर कर लीजिएगा आप ये लोग। तो अब ये सवाल देखते हैं, डेस्क्राइब चॉकलेट क्रीम इंसिडेंट इन रैनाज बेडरूम। तो रैना के बेडरूम में जो चॉकलेट क्रीम की घटना होती है उसको बताइए। रैना थ्रोज आउट द एम्प्टी बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, रैना फेंक देती है जो खाली बॉक्स है चॉकलेट्स का। ब्लेंशरी थिंक्स दैट रैना इज थ्रोइंग इट ऑन हिम सो ही फियर्स, रैना सोचती है कि ये उसके ऊपर फेंक रही है इसलिए वो डर जाता है। आफ्टर दिस रैना कॉल्स हिम चॉकलेट क्रीम सोल्जर, इसके बाद रैना उसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहती है। नहीं, ये थोड़ा सा इसको आप अपने हिसाब से लिखिएगा, क्योंकि ये सीन आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं, और अपने हिसाब से बताइएगा कि जो कैप्टन ब्लेंशली है वो अपने बैग से चॉकलेट्स निकालता है और बताता है कि मैं अपने बैग में चॉकलेट्स रखता हूँ, और मैं एम्यूनिशन नहीं रखता, कार्ट्रिजेस नहीं रखता अपने बैग में, बल्कि चॉकलेट्स रखता हूँ, और इसलिए वो उसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहती है, क्योंकि एक सैनिक के बैग में कार्ट्रिज होने चाहिए, ना कि चॉकलेट्स होने चाहिए। ये जो आंसर में दिया गया है, ये भी घटना घटती है कि रैना वो जो खाली बॉक्स है, रैना उसको अपने दराज में से एक चॉकलेट क्रीम का बॉक्स निकाल के देती है, लेकिन उसमें चॉकलेट्स तो है ही नहीं, जो जितना कुछ नीचे लगा हुआ है वो उसको चाट लेता है, और उसके बाद रैना उसको जब फेंकती है तो ब्लेंशली को ऐसा ही लगता है कि उसको चोट लग जाएगी, तो एकदम से, क्योंकि एकदम से वो फेंकती है तो वो थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वैसे ही वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है और भूखा भी है, उसकी भूख शांत तो हुई नहीं है क्योंकि उसको कुछ ढंग से खाने को मिला नहीं। और आफ्टर दिस रैना कॉल्स हिम चॉकलेट क्रीम सोल्जर, उसके बाद वो रैना उसको इस चॉकलेट क्रीम सोल्जर इसीलिए कहती है क्योंकि वो बजाय कार्ट्रिज के अपने बैग में चॉकलेट्स रखता है। तो क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे बनते हैं, सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी एक एक लाइन पर एक एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इतना बड़ा नाटक है और उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन जिन बच्चों ने पूरा ड्रामा पढ़ रखा है, क्योंकि मैंने पूरा ड्रामा अपलोड किया हुआ है, तो जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है वो किसी भी सवाल का जवाब दे पाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किसी भी जगह से पूछा जाए, किसी भी घटना के बारे में पूछा जाए, किसी भी कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए, तो वो बच्चे आराम से जवाब दे पाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आप एक बार ड्रामा ज़रूर पूरा पढ़ लें। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।